नमस्ते। जैसे कि आप सभी को पता है कि जुलाई और अगस्त में वर्ग 2 का एग्ज़ाम है। तो अभी आप सोच रहे हो कि तैयारी कैसे करना है। ये मेनली जो वीडियो रहेगी ये मैथ्स विषय के लिए रहेगी, जो मैथ्स मैथ्स के लिए वर्ग 2 को टारगेट कर रही है, उन्हीं के लिए वीडियो रहेगी। तो इसका पैटर्न और ये क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम डेट जो कि जुलाई एंड और अगस्त पर हैं, तो जुलाई ही मानकर इसकी तैयारी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में कुछ प्रीवियस पेपर कैसे आए हुए हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि अगर हमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई होना है तो ये 150 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को 90 मार्क्स चाहिए और जो अदर कैटेगरी है इसके अलावा उनको 75 मार्क्स को लाना होगा। परसेंटाइल ऐसा कोई मैटर नहीं करता, आपको 50% और 50% और 60% आपको लाना पड़ेगा मार्क्स। ये जो है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है। हमारे उसमें जो जो पूछा जाएगा वो 30 मार्क्स का जो है, ये 4 सब्जेक्ट से आना है। हिंदी आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 MCQ आएंगे। इसमें मेनली जो गद्यांश रहेगा, एक गद्यांश और एक पद्यांश और कुछ MCQ वगैरह रहेंगे, जैसे जनरल रस या ग्रामर वगैरह से सिमिलरली। इसके बाद जो इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश पर भी हमें एक पैसेज मिल जाएगा और एरर वगैरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद हमारा जीके रहेगा। जीके जो आएगा 7 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का, जिसमें MPGK या पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और फिर पेडोलॉजी जो आपने बीएड में पढ़ा था या CTET वगैरह आपने दिया है, उससे क्वेश्चन आएंगे जो कि एनालिटिक बेस में रहेंगे और काफ़ी स्कोरिंग रहेगा। ये 10 में से 10 मार्क्स, ये 1 या 2 डेज में आ सकते हैं, 30 मार्क्स का। मेनली इसके बाद जो रहेगा आपका सब्जेक्ट क्लास। तो मेनली मैं आज यहाँ पर जो टॉपिक करने वाला हूँ वो मैथ्स स्टूडेंट की बात करने वाला हूँ। तो मैथ्स स्टूडेंट के लिए 120 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि पैटर्न इस प्रकार से रहेगा। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आएगा नंबर सिस्टम। फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम में आएगा कि हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर की पहचान करने जा सकते हैं। लाइक ऐसे पूछ लेगा कि रूट 3 क्या है, ये परिमेय है, अपरिमेय है। इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं। और इसके अलावा ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, ये 10th क्लास में दिया गया है NCERT पर। आप इसका पढ़ते PMI बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स एंड सिर्फ। और इससे आएगा ये घात और घातांक, क्लास नंबर 6 क्लास 8 में दिया गया है। ये सारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 पर ये घात और बहुपद और परिमेय संख्या का व्यंजन, जिसमें इसमें करने वगैरह आएंगे, रूल्स वगैरह आएंगे, रूट की पावर 2 इसका क्या वैल्यू होगी, इस टाइप के क्वेश्चन। या ये परिमेय संख्याओं को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाने को पूछ सकते हैं। यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि काफ़ी स्कोरिंग भी रहेगा और इजी भी रहेगा। मेनली स्टूडेंट्स में क्या करते हैं, नंबर सिस्टम को वो बहुत आसान समझ लेते हैं और इसी को बार बार पढ़ते रहते हैं, वो बाकी टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप नंबर सिस्टम को पढ़ना चाहोगे तो इसमें आप PhD भी कर लोगे तो कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर। तो हमें इसे अपने वर्ग 2 के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पढ़ना है, लिमिटेड रखना है कि कितना क्या पढ़ना है, उसी के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपको आसानी से समझ चुके होंगे। मेनली आप इसके लिए NCERT फॉलो कर सकते हो या किसी टीचर के नोट्स में फॉलो कर सकते हो। सेकेंड यूनिट जो रहेगी हमारा अलजेब्रा रहेगा। अलजेब्रा में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आएंगे और ये आपको क्लास 6 से लेकर 10 तक में मिल जाएगा, जिसमें से आपको बीजीय, घात, इनकी संक्रिया, जोड़ना घटाना। इसी में हमारा कुछ अर्थमेटिक के पार्ट दिए गए हैं, जो कि रेशो प्रोपोर्शन, एक नियम क्लास 6 में है, परसेंटेज क्लास 6, अनुपात समानुपात 1 क्लास 8, चक्रवर्ती ब्याज क्लास 7 और अनुपात समानुपात फिर से ये, और लघुकारक, एक चर और 9 चर, एक घातीय, द्विघातीय क्लास नंबर ये जो दिया गया है ये क्लास 9th में दिया गया है। एक घातीय, द्विघातीय और द्विघात की समीकरण क्लास 10th में दिया गया है। तो ये पूरा जो सिलेबस है ये क्लास 10 तक का है। हम इसमें NCERT को बेस बना सकते हैं और
अलजेब्रा का में भी वही है, आप एसएससी का लेके बैठ जाओगे, एसएससी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, आप एज अ हार्ड वर्क करोगे बट उसका सही दिशा में नहीं कर पाओगे। आशा करते हैं कि आप पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी को उल्टोगे, क्योंकि आप एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम करोगे तो वो बेनिफिशियल रहेगी, ना कि आप बार बार वही क्वेश्चन को रिपीट करते जाओगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो सेकंड आएगा आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको बेसिक से ही करना है, एकदम से बड़ी बुक नहीं उठा लेना पे, जैसे करंट पब्लिकेशन या पनेकल, ये बड़ी उनको उठा लोगे, उसमें करीब 800 से 900 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप 15 या 20 दिन इसमें लगा दोगे और ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत बेसिक चीज़ें पूछ लेता है। एसएससी में वो बेसिक चीज़ें इग्नोर की जाती है, बट आप टीचर बन रहे हो तो ये सारी आपको एग्जामिनर ये नॉलेज करता है। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि रूट 30, मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। जैसे इसमें एक अलजेब्रा में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, रूट 36 की घात क्या है। ये क्वेश्चन वर्ग 2 में आया हुआ है, घात क्या है। तो ये आपको करंट में नहीं मिलने वाले हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ना ये आपको पेनेकल में मिलने वाले हैं, ये आपको एनसीईआरटी में ही मिलने वाली। ये जो बेसिक लाइन्स है ना, जिनसे आप बोलते हो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये वही है। और जब से एबटेक, तो आप इनको एकदम से बड़ी बुक ना उठाएं, पहले आप बेसिक क्लियर करें। और किसी भी टीचर, अगर टीचर पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से पढ़ रहे हो, तो आप उनका बिल्कुल बेसिक से ध्यान दें। और हाई लेवल पढ़ने से पहले आप याद रखें कि आपको लो लेवल क्लियर हो, क्योंकि आप हाई लेवल क्वेश्चन कर जाओगे बट आपको बेसिक क्वेश्चन स्किप होते हैं। सेकेंड जो थर्ड यूनिट रहेगी वो हमारी ज्योमेट्री रहेगी। ज्योमेट्री एज अ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, माना जाए तो बहुत लोगों का फेवरेट होता है, उस वजह से मैं भी हूँ। और कई लोगों का माथा पच्ची हो जाती है, यार ये ज्योमेट्री कैसे हो गई है, कहाँ से होगा, कैसे होगा, एंगल। अगर आप इनको देखा जाएगा तो ये त्रिभुज के जो नियम हैं गुरुत्वाकर्षण काफ़ी अच्छे हैं। कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण जो आते हैं, संपूरक पूरक कोण, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। समवर्ती के आधार में जो बीपीटी पढ़ते हैं थेल्स पर में, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर पीवी इंटू पीवी, आप ये वाला क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़ा होगा अगर एग्ज़ाम दिया है, पीवी इंटू पी टी स्क्वायर, उससे क्वेश्चन को फ्रेमिंग हो जाती है। साथ में समरूप समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनसे कुछ वो दे दे, जैसे एक ये दे दिया, यहाँ पर 4 5, तो इस तरह की रेसों का पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें इसी में जाती हैं ज्योमेट्री में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ एसएससी की बुक उठाकर ज्योमेट्री के क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन दिए हैं। आप अगर गगन सर या आदित्य पटेल या और भी सर हैं जिनका मैं, अगर आप वहाँ से एसएससी को पढ़ते हो तो इसको कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे, और आपके पास इतना समय नहीं है, मात्र 2 मंथ है। तो आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करें। आपको फिर से बोलूँगा, ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप बेसिक अंडरस्टैंड करिए और उसके बाद ये करिए। याद रहे, हमेशा बेसिक से पढ़ना है और एडवांस जाना है, लेकिन एडवांस को इस लेवल में मत जाना है कि वो अननेसेसरी रहे, आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रही। ये वर्ग 2 का एग्ज़ाम है। आप सबसे पहले पुराने पैटर्न देख सकते हो, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दीजिए, मैं आपको 2023 के जो पेपर हुए तो वो प्रोवाइड कर दूंगा। और वर्ग, अभी जो रिसेंटली वर्ग 3 हुआ है उसके प्री और मेंस के क्वेश्चन देख सकते हो। फिर ये थर्ड यूनिट हो गई है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ यूनिट या फिफ्थ, त्रिकोणमिति केवल हमारा 10th क्लास में है, तो आप उसी के लेवल में आप पढ़िए, क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग होगा। 4 से 5 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले थे, तो इसे आप सबसे छोटा टॉपिक अगर बोला जाए तो यही है। और फिर इसके बाद ये जो रचनाएं हैं ये भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है। और फिर इसके बाद आ जाता है मेंसुरेशन। अगेन मेंसुरेशन में जो सबसे इजी पार्ट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर मेंसुरेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि यार मेंसुरेशन में कैसा क्या होगा, तो क्षेत्रमिति में अगर आपको स्कोरिंग करना है और आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, तो आप सबसे पहले सारे परिमाप याद कर लीजिए। सारी आकृति के 8 या 9 आकृति हैं, उनके आप परिमाप याद कर लीजिए, परिमाप से यूनिट, और सेकेंडली यूनिट कर लीजिए। और फिर इसके बाद इनका एरिया। ये जो बेसिक क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे वो आप लर्न हो जाएंगे, इससे भी काफ़ी स्कोरिंग हो जाएगी। मेंसुरेशन अगर नहीं आ रही है तो आप इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन अगर फ्रेम होते हैं तो आपसे बेसिकली 4 से 5 क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा हाइपर टेस्ट ना ओवर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक में या किसी भी उसमें ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली स्टैटिक्स आ गए एज अ
ऑल टाइम फेवरेट सभी लोगों का स्टैटिक्स, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये हमें फुल मार्क्स दिला देता था और एक 10 से 15 मिनट का पढ़ना पड़ता था ना। तो इसमें भी वही है, माध्य बहुलक ये, इसमें एक सूत्र होता है डायरेक्ट थ्री बहुलक इजिकल 3 माध्य का। इससे तो क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं, भाद्य का -2 माध्य, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। आवृत्ति और चित्र वगैरह से भी क्वेश्चन हैं, दंड आरेख से भी आए हैं। और लास्ट टाइम यहाँ पर साइंस से दिए थे, बट साइंस से हमें क्वेश्चन देखने नहीं मिले थे। बट इस बार क्या हुआ, वर्ग 2 जो मेंस हुआ है उस पर साइंस 50 नंबर की आ गई थी और 50 नंबर का मैथ्स आ गया था। तो इस बार हमें अभी तक कुछ क्लियर नहीं है और हमें रिस्क नहीं लेना है। तो ये वाले टॉपिक आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। ये जो वनडे एग्ज़ाम में आते हैं वहाँ से आप कुछ तक कर सकते हो। एसएससी या जो रेलवे में क्वेश्चन आते हैं और आप वो कोई बुक देख लो और वहाँ से इसको लर्निंग कर लो, या तो लूसेंट जब परफेक्ट बुक है, कम टाइम में सारी चीज़ें हो जाएंगी। ब्रह्मांड काफ़ी इजी टॉपिक है, मापान वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें तैयारी एक ही बार करना है, ये मौका बार नहीं आएगा, क्योंकि 3 से 4 साल सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो बार बार ये मौका नहीं आएगा। इसलिए आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। आप सिलेबस समझ चुके हैं, 7-8 ही यूनिट है। ये जो साइंस है इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पार्ट जो इसी में आएगा 120 में से कुछ मैथमेटिक्स का पैडोलॉजी हो जाएगा। तो आप इसका वन शॉट सचिन सर या हिमांशी मैम से आप वहाँ पर सर्च करोगे कि पैडोलॉजी मैथ्स में 2 या 3 घंटे की वीडियो आएगी, इसके आप नोट्स बना लीजिए। इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है इस पर, ये इतना ज़्यादा इस है हाइप नहीं है कि आप इसमें 10 से 12 या 20 या 25 घंटे दे दो। इट्स नॉट इतना बिग डील है नहीं। आप 1 मिनट सर से, सचिन सर या जो हिमांशी मैम, अगर सीटेट आपने पढ़ा होगा तो मैं जो टीचर के नाम ले रहा हूँ वो आप आसानी से जान सकते हो। आप उनसे ये सारे टॉपिक को रीड ऑन कर सकते हो। 2 या 3 घंटे की एक वन शॉट वीडियो आएगी। मेक अ नोट, उसकी आप नोट्स बना लीजिए और मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अब आप मैं जो बोल रहा था वो टॉपिक वाइज जो चैप्टर थे वो कहाँ से क्या आएगा। जैसे हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट थी नंबर सिस्टम थी, तो क्लास 6 में चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो है संख्याओं को जानना। क्लास 7 में इंटीजर है, इससे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है। क्लास 7 में एक और है भिन्न और भिन्न, इससे भी क्वेश्चन बनना है। क्लास 8 में परिमेय संख्या, क्लास 9 और 10th में संख्या पद्धति है। यहाँ पर आपको अपरिमेय संख्या, ये जब यहाँ पर आओगे आप डायरेक्टली रियल वास्तविक संख्याओं को, रियल पार्ट को 2 भागों में डिवाइड करना चाह जाओगे, रेशनल और इनरेशनल। फिर इसके बाद आप जब पूरा इंटीजर में आओगे तो इंटीजर आप जान लोगे, फिर होल नंबर, भिन्न वगैरह आप यहाँ से सीख लोगे। भिन्नों का समीकरण से क्वेश्चन बने हुए हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। जैसे सिमिलरली अलजेब्रा के लिए आप जो करोगे, अलजेब्रा 6 क्लास में आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर आपको एक पदघात, एक पदीय द्विपदीय के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको इनके ऑपरेशंस के बारे में क्लास 7 में पढ़ाया जाता है। क्लास 8 में आपको इनकी आइडेंटिटी होती है। क्लास 8 में ही आपको एक घात की एक समीकरण को सॉल्व कराना सिखाया गया था। क्लास 9 पे आप आओगे तो आपको बहुपद मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको विलोपन विधि और 2 घात समीकरण को आप बीजगणित विधि कैसे सॉल्व कर सकते हो वो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्लास 7 में जो दिया गया है वो द्विघात समीकरण दिया गया है, जहाँ पर हमें इसमें सीधा 4 मेथड से जो सॉल्व होते हैं, या अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में आपको मिलता है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी आगे मैं आपको बता भी दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। या यूनिट नंबर 3 को मैंने फिर से डिवाइड किया हूँ कि ये कहाँ पर कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। और ज्योमेट्री में आपको ये सारे एनसीईआरटी से ही फॉलो करना है, क्योंकि आप कहीं और से फॉलो करोगे आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बट वो सही दिशा में नहीं होगी। इसके बाद मेंसुरेशन को आप कौन कौन से टॉपिक यूज करना है, त्रिकोणमिति जैसे उन्होंने 10th क्लास में, वैसे निर्देशक ज्यामिति, ये जो है निर्देशक ज्यामिति जो है ये केवल चैप्टर नंबर 9 और क्लास नंबर 9 और क्लास नंबर 10 पर है। सिमिलरली स्टैटिक्स ये सारी चीज़ों में दी गई हैं। और प्रोबेबिलिटी, हाँ, सबसे ज़्यादा जो स्लाइड का इंतज़ार रहता है स्टूडेंटों को वो यही रहता है कि भाई साहब 2023 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे वो बता दो, बाकी तो मैं पूरा कर लूँगा ना। तो ये आपका सबका सबसे मोस्ट वोटिंग आ गया है।
ये परसेंट में दिया गया है, ये 120 रूल्स का जो है। और क्या है, इसमें 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो किसी शिफ्ट में ज़्यादा आ सकते हैं, किसी शिफ्ट में कम आ सकते हैं। तो ज्योमेट्री के 120 में से 19% होंगे, तो 120 में से 19% कितना होगा, लगभग 22 क्वेश्चन। तो ज्योमेट्री के 22 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा के 15%, मतलब कि ये करीब 17 से 18 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन के 15 से 16 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 11। ये नंबर सिस्टम त्रिकोणमिति यहाँ पर काफ़ी क्योंकि वेरी हुई थी, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग, बट ये जो ओवरऑल है एक आइडिया के लिए है, नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रन। बट आप देख सकते हो कि मोस्ट स्कोरिंग जो हमारा ज्योमेट्री है। तो आप ये मत सोचिएगा क्योंकि ज्योमेट्री में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आपके मार्क्स उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं होंगे। लाइक नंबर सिस्टम, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आप ज्योमेट्री में आपने 2 दिन पढ़ा, तो आपके जो मार्क्स हैं वो अगर 6 आ रहे होंगे तो वो 8 में स्विच होंगे। बट वैसे ही आप जैसे ये मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम, अगर आपके मार्क्स 6 से 7 थे तो ये फुल मार्क्स हो जाएंगे। ये वो टॉपिक है, ये बहुत स्कोरिंग है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री में इसमें आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले लाना है, प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप इनको 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ज्योमेट्री की कोई प्रॉपर्टी या अलजेब्रा की कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इसमें 10 मिनट या 20 मिनट भी लगाकर इसका आंसर नहीं ला सकते। बट ये जो बाकी यहाँ से जो नीचे टॉपिक दिए गए हैं, ये टॉपिक में आप इम्प्रूवमेंट करोगे और ये बहुत ज़्यादा वो होगा। आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा ए की पावर एक्स का, मैं आपको ग्राफ बता दे रहा हूँ। ए की पावर एक्स का ऐसे जाता है, देखिए यहाँ से जब यहाँ पर रहता है ये 2.71 रहता है और ये आराम से जाता है जाता जाता फिर एकदम से यहाँ से स्विच हो जाता है। तो सेम ये जो मेंसुरेशन से लेकर नंबर सिस्टम है ये ई की पावर एक्स ही है, एकदम से स्विच होंगे। आप शुरू में जब इनको देखोगे तो आप सोचोगे क्या ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं या डेफिनेशन ही पढ़ रहे हैं, बट जैसे आप इनको एकदम से स्विच होगे तो आप इनमें बूम आ जाएगा एकदम से स्कोरिंग, आप समझ आए होंगे। ज्योमेट्री में मैं क्योंकि मुझे पता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मैक्सिमम इस दोनों टॉपिक में टाइम देने को ज़्यादा मैक्सिमम टाइम दोगे। और ये मैक्सिमम टाइम देने के बाद आपको रियली आपको पता होना चाहिए, इनके रूल्स पता होने चाहिए। अगर प्रमेय है कोई तो प्रमेय आपको पता होगा, और अलजेब्रा में अगर आपको आइडेंटिटी पता है कि इसको कैसे स्विच करना था तो आप इसको कर ले जाओगे। तो आप मैक्सिमम मार्क्स का आ रहा है बट मैक्सिमम टाइम देना ये उचित नहीं है। बाकी मैं आगे आपको बताते रहूँगा। हाँ, तो एग्ज़ाम अभी कल अपडेट हो गया था, ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ 3 अप्रैल को, बट वहाँ पर आ गया था तो फिर से उन्होंने यही चीज़ बोला गया है। जुलाई में हो जाएगा, जुलाई फर्स्ट वीक ही मान के आप आगे की तैयारी करेंगे। तो हमारा एग्ज़ाम कौन करा रहा है, तो आपको जैसे पता है लास्ट टाइम 2023 का जो था वो ईएसबी ने ही कराया था, लेकिन ईएसबी की जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी थी वो एजुकेटिव थी, जो आजकल एसएससी की एग्ज़ाम करा रही है। और उसके बाद कंपनी का टेंडर ख़त्म वो करके नई कंपनी आई थी एपटेक ना। एपटेक काफ़ी अच्छा कंपनी है। ये सबसे बड़ी बात इस कंपनी की जो है वो है कि ये एआई से क्वेश्चन बनवा रही है, एआई से क्वेश्चन बनवा रही है ना। तो इसके क्वेश्चन बहुत बेसिक आएंगे बेस्ड ऑन अभी आपने अगर रिसेंटली पेपर देखा होगा चाहे वर्ग 3 का या वर्ग 2 का या एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एएसआई, ये बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। अगर आपने उनका पैटर्न देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बट वो बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे हैं। एक्सेप्ट एमपीएसआई को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें सारे जो क्वेश्चन बने थे मैथ्स, रीजनिंग, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बट वो भी आपसे क्लियर नहीं हो पा रहे थे। आप प्लीज़ उनको देखिएगा, मैं इनका पीडीएफ ग्रुप में डली हुई है टेलीग्राम में, आप अगर ज्वाइन होना चाहो तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो एपटेक के बारे में आपको बता दिया ना। अभी अभी कंडक्टिंग एग्ज़ाम यही करवा रही है। तो जैसे अब हमें इनके क्वेश्चन के टाइप कैसे जानने मिलेगा, जो एपटेक कंपनी है इसके क्वेश्चन कैसे जानने मिलेंगे, इसके लिए हमें वर्ग 3 जो प्री और मेंस हुआ था रिसेंटली, सबसे प्योर जो एग्ज़ाम है हमें गाइड करने वाला, जो हमारा मार्गदर्शन देगा वो यही है, वर्ग 3 वर्ग 2। और एपटेक की लास्ट ईयर के पूरे क्वेश्चन जो कि इसमें हैं, इसमें एपटेक बहुत सारा हो जाएगा। वो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, एएसआई, एसआई, अब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2, ग्रुप 1, सब ग्रुप 3, ये सारे कोपा। और फिर इसके अलावा अगर आपको टेक्निकल दूसरे सब्जेक्ट साइंस के क्वेश्चन देखना है तो आप साइंस के क्वेश्चन में आप आईटीआई, टीओ, ये सारे क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम जो देखेंगे, आप कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं जो रिसेंटली इस एग्ज़ाम ने करवाया है। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्लास 10th का ही है, क्लास 10th का है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, हम जो
पढ़ते हैं, tan थीटा इज इक्वल होता है tan 90 माइनस थीटा। जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा इसका जो हो जाएगा, इसमें हम कहते हैं ये tan 46 है इसका, और इसका tan 44 का, tan 46 इंटू tan 44, इन दोनों का सम देखेंगे तो ये 90 आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। सिमिलरली tan tan 25 और tan 65 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी से ही बना है। सेकेंडली ये हमसे स्टेटमेंट पूछा गया है नंबर सिस्टम के उस पर, तो इनमें से बोला गया कि कौन सा सदैव सत्य है। तो बताना है सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, और दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर सदैव सम होता है दो अभाज्य विषम संख्याओं का। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बने थे वर्ग 3 2000 में। ये फिर से वर्ग 3 में आया हुआ है, ये मेंस में ही आया हुआ है, वर्ग 3 के मेंस जो अभी इस कंपनी ने एग्ज़ाम कराया था। तो इसमें एक बोला गया है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग दिया गया है। हमें आप ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता रहना चाहिए। चतुर्भुज के चारों योगों का अंतर तक 360 होता है, 360। उसने बोला है इनका जो रेशो है, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा दूँ। उन्होंने बोला है जो वो जो इनका योग है वो 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x इसका दिया गया है। तो आप इसको जोड़ोगे तो 18x बराबर आ जाएगा 360, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। ये तो पूछा नहीं, उसने बोला सबसे छोटे और सबसे बड़े कौन का। सबसे छोटा कौन हमारा 2x था, सबसे बड़ा कौन 7x का। तो 9x की वैल्यू पूछा गया था। एक x की वैल्यू 20 आई थी, तो इसके अलावा 180 इसका आंसर हो जाएगा। ये वर्ग 2-3 में आया हुआ है। सिमिलरली इसके बाद कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि ये वाला था, दूसरे कोण और तीसरे कोण दूसरे कोण का माप तीसरे कोण का माप का दुगना है, तो तीसरा कोण पहले कोण से 3 अधिक है, तो इसका तीसरा कोण याद किए। बेसिक प्रॉपर्टी से आया है, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 54 से घटाई जाने वाली अल्पत क्या क्या है। ये नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। सिमिलरली इसमें ये क्वेश्चन जो था ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और फिर एक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स अक्ष में हमें पता है कि एक्स अक्ष पर y बराबर 0 रख देंगे तो 3y = 6 आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 2। तो इसका जो बिंदु हो जाएंगे वो 0 2 हो जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन था। सिमिलरली इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था ये 2023 में जो वर्ग 2 में हुआ था उसका क्वेश्चन था। ये अनुपात समानुपात दिया गया है कि दो संख्याएँ मान लेंगे हम, दो संख्या 2x और 3x है, और इनका एलसीएम, हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 6x हो जाएगा। 6x की वैल्यू 24 दी गई है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमें इन संख्याओं का योग पूछा था, तो 5x की वैल्यू पूछी गई। 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। बेसिकली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए बिना भी बता सकते थे कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, और हमारा उनका सम बोला, तो सम हमारा 5x आएगा, मतलब 5 का मल्टीप्लाई आएगा। ये भी 5 का मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी 5 का मल्टीप्लाई नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका आंसर ये वाला आ जाता है। ठीक है। सिमिलरली ये कुछ एज के क्वेश्चन थे, और आप लोगों ने देखा होगा तो एक शिफ्ट में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे, कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन एज टॉपिक से आ गए थे। तो कोशिश करेंगे कि आप कोई से भी टॉपिक को इग्नोर नहीं मारेंगे। ये आपकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी। आपको कोई टॉपिक बहुत फेवरेट होगा, कोई टॉपिक आपको बहुत दुश्मन होगा, तो ना आपके कोई दोस्त रहेंगे, ना कोई आपके दुश्मन रहेंगे। सारे टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भाईचारा बना के रखेंगे, इनइक्वालिटी रखेंगे, सारी इक्वालिटी रखेंगे सारे टॉपिक से। ये इग्नोर मत करिएगा कि आपने एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेंगे, और हो सकता है ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तो उस टॉपिक का आपका वो क्वेश्चन ना बने और टाइम वेस्ट कर दें। अब सारे टॉपिक में सारे मार्क्स बराबर आएंगे। उसके अलावा ये जो अब मैं क्वेश्चन का ले रहा हूँ, दो परिवारों के सदस्यों का अनुपात जो 6 अनुपात बराबर है, वो बोला गया है उनमें से एक की आयु 35 वर्ष अधिक है, एक की आयु 35 वर्ष। हमारा जो रेशो में दिया गया है कि 5 की वैल्यू 5, और उसमें एक क्वेश्चन में बोला गया 35, तो एक की वैल्यू 7 आ जाएगी। उनका योग पूछना था, तो 6 + 11 17, 17 × 7 199। ये आपका रेशो से सिंपल क्वेश्चन था। सिमिलरली अलजेब्रा से क्वेश्चन बोला गया जब इसमें एक्स की वैल्यू डायरेक्ट इसमें एक्स की वैल्यू पुट करना है, तो 3 × 27 -4 × 9 + 80 आपको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 81 - 36 + 8। तो ये
52 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 81, और इसको 96 को घटा दे रहा हूँ, पहले 8 से घटाऊँगा तो ये 28 माइनस 20, 1 मिनट, ये आ गया था 81 माइनस 28, तो 11 यहाँ पर 7 5 53 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ये एक ये बल को परिमाप का बोला गया है, एक इसमें बोला गया है कि जो लेंथ है इसकी लंबाई की चौड़ाई की दुगनी है, माना कि चौड़ाई जिसकी x है इसकी 2x हो जाएगा, और इनका क्षेत्रफल बोला गया, तो हमें क्षेत्रफल पता है कि कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हम इसमें x इंटू 2x कर देंगे, इसकी वैल्यू दी गई है हमें 144 नहीं 288 दी गई है, एक्चुअली 288 दी गई है, तो हमारा 2x² बराबर दिया गया 288, यहाँ से काटेंगे तो 144 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12। हमसे क्या बोला गया था कि इसकी लंबाई बताइए, हमारी लंबाई इसमें 2x थी, 2x की वैल्यू x की वैल्यू पे 4 आई, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एक जो क्वेश्चन दिया गया था त्रिभुज के दिया गया है, और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, हमें पता है कि तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो 5 दिया गया है, सेकेंड 6 दिया गया है, और 6.5 दिया गया है, आप इन सबको ऐड करोगे 6 12 12.5 13 13 5 18, इसका आंसर 18 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला जो क्वेश्चन बोला था बहुपति घात, इसी घात क्या होगी, हमें पता है कि अचरों की घात जो होती है, अचर की घात होती है वो शून्य होती है, क्योंकि कोई भी अचर होंगे 8, इसकी पावर शून्य ही रहती है, तो इसकी पावर शून्य आ जाएगा, सारे अचरों की ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली इसमें बोला गया है मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 3:4 है, 4 साल पहले इनका अनुपात न था। इस सिमिलरली अगर इसमें बोला गया 3:4 था, पर हम ऑप्शन में से ही देख ले रहे हैं किस ऑप्शन वैल्यू की 3:4 है, इसका देखेंगे तो कितना आ जाएगा 7:9 हो जाएगा, जो कि नहीं है। इसका देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13:17, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो 11:15, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा कौन सा होगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो दिया था वो राइट आ जाएगा। मैं आपको देख रहा हूँ, फोर्थ ऑप्शन जो था 24 और 32 था, इसका जो रेशो बनाएंगे 3:4 आ जाएगा, राइट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिन्हें हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं रहती है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन। सिमिलरली इसमें हमें बोला गया है कि x⁻2 में इस बहुपद का मान बता दीजिए, तो ये बहुत ही आसान था। डायरेक्ट में वैल्यू को रख रहा हूँ 2⁴ 16 और 22 40 + 5, अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा आंसर, इट्स राइट। आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करना था। अब यहाँ पर बोला गया पुत्र की आयु और पिता की आयु का 3:1, उनकी आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उनका जो पुत्र की आयु 3x, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, ये देखिए पुत्र और पिता के अनुपात 3x और x है। अब इनका गुणनफल बोला गया, जो क्वेश्चन में बोला गया है हम वो करते जाएंगे। इनका गुणनफल जो हमारा 3x² आया, वहाँ पर 147 दिया गया था, इसको काट देंगे, 3 चौके 12 बचा 2, 3 नाम 27 49, x की वैल्यू आ जाएगी 7, तो 5 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात बोल जाएंगे, x की वैल्यू 7 आई है। अब यहाँ पर आप ये मत बोलना कि 3x, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 21 और पिता की आयु हो जाएगी 7 ना, और अब 5 साल बाद मतलब इन्हें 5 ही ऐड करना पड़ेगा, हो जाता है मैथ्स में, तो हो जाता है। अब इसका अनुपात बोला था, इसका 2 से काट देंगे 13:6 एज राइट, और ESV भी राइट दिया था, बट इसमें आपत्ति लग गई होगी क्योंकि आप भी जानते हैं कि पुत्र बड़ा है और पापा छोटे हैं, हो जाता है कभी कभी। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन दिखाया था, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया ना, आप सोच रहे होगे कि आपने तो सॉल्व खुद ही कर लिया। मैं आपको सब क्वेश्चन दिखा रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ये सारे वर्ग 2 के थे, और ये एजुकेटिव बेस्ड थे, और ये जो थे ये वर्ग 3 अपने जो एपटेक कंपनी करा रही उस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब भाई साहब हमें बुक बता दो, हम तो बहुत पढ़ने वाले हैं, आप हमें से बुक का नाम बता दो, वो हम मार्केट जाएंगे उस बुक को ख़रीद लेंगे और बिल्कुल पढ़ना चालू करेंगे। जी
ना आप तो ये बोलिए, तो आपके पास एनसीईआरटी की पीडीएफ पक्का होंगे। सब लोग मोबाइल चलाते हैं, एनसीईआरटी वेबसाइट में जाएंगे, क्लास 6 की मैथ्स उठाकर क्लास 6 से लेकर 10 तक की ये सारे आप कर लीजिए। इसके अलावा आप पुराने क्वेश्चन देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा ना। अगर आपके फिर भी आपका अगर आप बोलोगे कि नहीं हमारे सारे टॉपिक तो हो गए और हमें अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो चैप्टर वाइज आती है पन्नेकल की और चैप्टर वाइज आती है करंट पब्लिकेशन की, जो एसएससी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। या अपने एमपी में भी काफ़ी नामी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनकी आप बुक्स परचेज़ कर सकते हो। अगर उन्होंने PVRQ या उन्होंने अभी लॉन्च किया 299 की शायद है, तो आप उनसे भी परचेज़ कर सकते हो। अगर वो बुक काफ़ी, मैंने अभी तो देखा नहीं हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन आए हैं, अगर वो भी हो तो आप प्लीज़ उनको ही करिए ना। तो एनसीईआरटी अगर आपके पास एसएससी की बुक है तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है। अब इसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर, भाई साहब हमारा तो टॉपिक कंप्लीट है। अब हम क्या करें, आप अगर आपके पास है तो आप ये वर्ग 2 देते जिसके चारों शिफ्ट के पेपर 2 से 3 बार सॉल्व कर दीजिए। एक जो इसमें थे 150 क्वेश्चन थे, तो 600 क्वेश्चन, ये कम से कम आप फर्स्ट पहले ही कुछ दिनों में 3 से 4 दिनों में, भले ही आपसे एक टॉपिक भी उस टॉपिक का बेस नहीं बनना हो, लेकिन आप उसके क्वेश्चन देखिए। यूट्यूब में सॉल्यूशन पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में सॉल्यूशन करवाए हुए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। और इसके बाद वर्ग 2 वर्ग 3 के जो प्री और मेंस अभी हुआ है रिसेंटली, हमारा जो मार्गदर्शन होगा, याद रखिएगा, जो हमें अपने गाइडियन बनेगा वो वर्ग 2 और वर्ग 3 और मेंस, इसका मेंस बनेगा। क्योंकि एपटेक कंपनी ने टीचिंग एग्ज़ाम के नाम में अभी यही वाला क्वेश्चन कराई थी, तो आप इनके क्वेश्चन देख सकते हैं। वर्ग 2 का मेंस भी इसी कंपनी ने करवाई थी, तो आप वहाँ से भी थोड़ा बहुत अनुभव लगा सकते हैं वर्ग 2 का मेंस। और इसके अलावा एसएससी का इसलिए था जिनका क्वेश्चन हो मेरा जो एसएससी या पनेकल की जो बुक्स थी या करंट पब्लिकेशन की थी, वो इस उनके लिए थी जिनका टॉपिक हो गया, उनको थोड़ा एडवांस क्वेश्चन चाहिए था। अगर आपको बेसिक चाहिए तो आप पहले यही सारी चीज़ें करोगे, क्योंकि जो हमारी एपटेक कंपनी है वो बहुत ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चन फ्रेम कर रही है। और हमें सबसे पहले क्या करना है, ये आप तो समझे गए होंगे कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, और नंबर सिस्टम को इतना पढ़ते हैं कि उसमें PhD कर लेते हैं। फर्मेंटर प्रमेय से लेकर उन्होंने उनमें यूलेट प्रमेय तक पढ़ जाते हैं। आपको PhD नहीं करनी है, एलजेब्रा नंबर सिस्टम में बहुत स्पेशली पढ़ना है, अपनी लिमिट को याद रखना है, क्योंकि आप पढ़ भी लोगे तो उसको लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं कर पाओगे ना। आप उतना ही नंबर सिस्टम को उतना ही पढ़ें, 10 से 12 लेक्चर अगर आप देख पा रहे हो। और अगर इसके अलावा अगर एनसीईआरटी को फॉलो करें, वैसे एनसीईआरटी मैंने अपने ग्रुप में भी करवाया हूँ, तो आप वहाँ से PDF वगैरह देख सकते हो। मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके में उनको एक फास्ट फॉरवर्ड के रिवीजन के लिए होता है मैं करवाया हूँ। एलजेब्रा, सिमिलरली ज्योमेट्री से घबराना नहीं है, इसको बहुत हल्के लेना है, और साथ में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी तो करना है। मेंसुरेशन में भी आपको डर लग रहा है तो आप फॉर्मूला, परिमाप और एरिया, ये सारे फॉर्मूले आपको 8 से 9 जो आकृति होती हैं उन सारी की चीज़ों को याद होनी चाहिए, ठीक है ना। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये हाई वेटेज टूल, ये मतलब टॉप में आता है। इससे करीब मतलब 23 से 24 क्वेश्चन बन चुके थे लास्ट टाइम 120 में। सिमिलरली ये अलजेब्रा, इससे भी 20 से 22 क्वेश्चन थे लास्ट टाइम। ज्योमेट्री में 20 से 22 थे, तो इसी अरेंज में आपको करना है। तो ये कितने टॉपिक में हो जाएगा, एवरेज ही हमारे पास अभी 90 दिन है। 90 दिन है, अगर आप इन सारे टॉपिक को डिवाइड करोगे कितने, तो 3 3 6 15 दिन आ रहे हैं। बट आप 15 दिन में से पढ़ाई बस करोगे क्या, एक टॉपिक को 15 दिन आ रहे हैं आपको। 90 दिन में से आप लास्ट के जो 30 दिन रहेंगे उसमें आप टेस्ट वगैरह भी देंगे ना। तो आप इनको याद करिएगा कि ये अभी जो हमारा अप्रैल स्टार्ट है, अप्रैल एंड 15 मई तक आपका पीटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फिर 15 मई से जुलाई तक का जो टाइम बचेगा हम उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। तो आप कोई भी जो कोर्स परचेस किया है वहाँ पर देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो अगर हैं तो आप उनको फॉलो करना। लाइव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंटेंट सारा सेम होता है। आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करके आपको प्रैक्टिस मोड में जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एनसीईआरटी में 2 होती है, एक एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी होती है, लेकिन एग्जाम्पलर होती है, जिसको प्रश्न दर्शिका बोलते हैं शायद हिंदी में। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छे हैं। इसको मैं भी सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप उससे भी देख सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे कैसे, आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, किसी टीचर से आप पढ़ सकते हैं ना, और फिर वो टीचर आपको कुछ MCQ प्रैक्टिस शीट देता है ना, जो उसकी डेली PPP होती है,
DPP होती है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद आप टेक्स्ट बुक या जहाँ से भी आपने वहाँ पर आपको उस टॉपिक के 10 से 20 MCQ लगाकर आप अपने आप को नॉलेज शेयर कर सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द आपका जो सबसे ज़्यादा एनालिटिक्स, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगा, बूम आएगा, वो टेस्ट देने से ही आएगा। और उसके बाद आप एक रिवीजन करिए, और रिवीजन का एक छोटी सी, जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको, एक छोटी सी रिवीजन बुक रखिए, फॉर्मूला बुक। लाइक सुबह हम उठेंगे, हमारे जो भी फॉर्मूला थे, हमें इसको डेली रीडिंग करना है। ये सबसे बड़ा, अगर इसको सिर्फ बनाना का नहीं है, इसको डेली रीडिंग करना है। हर दिन हम वो फॉर्मूले हमारी आंखों से जाएंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, एवरी डे। क्योंकि आप पढ़ लोगे बट उसको, और ये छोटी क्यों, आपने एक नोट्स बनाया, नोट्स का भी आपके 100 से 120 पेज के नोट्स हो जाते हैं, या 60 से 70 पेज के हो जाते हैं, आपको आलस आएगा। बट आपके पास एक छोटी बुक होगी जो इसमें हम मैक्सिमम 50 पेज रहेंगे, जिसमें सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। लाइक आप इसमें यही बस लिखोगे कि प्राइम जो होता है, प्राइम में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्राइम जो संख्या होती हैं वो जो होती हैं वो 2 खुद से और 1 से डिवाइड होती हैं। इसके बाद आप लिख लोगे सबसे छोटी जो इवन होती है वो 2 होती है, ऑड जो होती है वो 3 होती है, और फिर इसके अलावा हम 1 to 100 के बीच में 25 होते हैं। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें में लिख सकते हैं। आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या वो होती हैं जो PQ के रूप में होती हैं और इनके बराबर नहीं है, 0 होती हैं। आप परिमेय के कुछ उदाहरण देंगे, सम संख्या, इवन संख्या क्या होती है, बहुत प्रिसाइज नोट बनाना है। इट्स लाइक कि हम सुबह जब अगर उठे हैं और हमें सबसे पहले रिवीजन करना है, तो हम वो बुक से रिवीजन कर पाएँ। इसके साथ मेरी स्लाइडें ख़त्म हो गई थी। आई होप आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको कैसे गाइड किया या कुछ किया। आप इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और अभी आप सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। 15 मई अपनी ये एंड होना चाहिए, अपने आप को दे दो। 4 से 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ो, और 4 से 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है। आप बोलोगे 4 से 5 घंटे, एक्चुअली क्या है ना, आप 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम 4 घंटे तो आप वीडियो ही देखोगे, 1 घंटे आपका तो प्रैक्टिस करते हो। ये आप थोड़ा सा वीडियो देखना कम करें और सेल्फ एटेंडाइज करें, या खुद ही पढ़ना चालू करें। क्योंकि आपको लग रहा है कि आप वीडियो देख कर पढ़ रहे हो, बट नहीं, सर पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हो। आप वीडियो में पैसिव हो। आपने अगर BEd में पढ़ा होगा, आपने 2 तरह की लर्निंग पढ़ा होगा, पैसिव और एक्टिव। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप एक तरह से पैसिव लर्निंग कर रहे हो। पैसिव लर्निंग, आप उनके नोट्स बना लीजिए एक बार 2x पर, और दिन का अभी मिनिमम 2 आवर्स तो सेल्फ स्टडी के लिए, जिसमें आपको मोबाइल की नीड नहीं होगी। आप इस टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे, या NCERT रीडिंग कर रहे होगे, या पुराने क्वेश्चन पेपर को खुद ही देख रहे होगे। ये पैसिव लर्निंग इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। आप एक्टिव लर्निंग करोगे, आप ज़्यादा पार्टिसिपेबल होगे। अगर आप लाइव ले रहे हो तो आप उनको वो करिए, और मेक श्योर करिए कि आप सिलेबस इतने दिनों में कर दें। थैंक यू।